रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम लेकर आए हैं आपके लिए महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से जुड़ी, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संवाद करके उनका उत्साहवर्धन किया। और ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान सामाजिक कार्यों में और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग दिया। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री द्वारा संवाद किए जाने से सभी लोग बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने उनके समाज कार्यों पर ध्यान दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दौरान संस्थाओं के सामाजिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पूरे अभियान के दौरान इन लोगों को आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में भी बात की। वाराणसी 100 से अधिक संस्थाओं से लॉकडाउन में लगभग 20 लाख फूड पैकेट और 2 लाख राशन किट्स का वितरण किया था। उनको सुनना हमेशा प्रेरणादायी होता है। उनसे बात करके, उनके मार्गदर्शन को सुन करके जो कोरोना काल जो ये चल रहा है उसके अंदर में सेवा करने का की और प्रेरणा मिली और इच्छा जागृत हुई और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे भी एक सेवा भाव रखते हुए काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के दौरान यहाँ के सेवा कार्य करने वाले ऐसे सेवियों के बीच आज संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, उनके स्वभाव में सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनाएं बसती हैं, उनके कार्य पद्धति में ये सब चीज़ें बसती हैं। तो जो लॉकडाउन में लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल के जन सेवा किया, उस अपने ऐसे संसदीय क्षेत्र के लोगों को उन्होंने आभार व्यक्त करने, उनके संवाद करने, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। काशी में जो सेवा कार्य सामाजिक संस्थाओं ने किया था, धार्मिक संस्थाओं ने, उसको संज्ञान में लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका उत्साहवर्धन किया और उन्होंने सेवा भाव को बनाए रखने और आगे भी ऐसी कठिन चुनौतियों से सामना करने के लिए अपने को तैयार रखने के लिए हम लोग को प्रेरणा दी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई है कि आज हमें ये मौका मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का। और राष्ट्रीय रोटी बैंक प्रतिदिन कोरोना जब से शुरू हुआ है, कोरोना नामक वैश्विक महामारी जब से हमारे देश में क्या पूरे भारत में जब से शुरू हुई, हम लोगों ने अपनी सेवा दी है। प्रतिदिन उसमें सहयोगी रहे हैं DRW कोविड-19 रिलीफ ग्रुप के लोग और हमारे जितेंद्र केसरी सर जी, जगदीश नारायण सर जी लक्सा से, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। इससे हमारी संस्था प्रतिदिन उन भूखे, गरीब, असहाय, दिव्यांग भाई बहनों में भोजन वितरण करती है। कोरोना से बचाव के लिए सुबह बनारस क्लब ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया है। आपको बता दें कि वाराणसी में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना के कहर और प्रकोप को देखते हुए लोगों द्वारा बिना मास्क के बाजार में घूमने और शासन प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की चेतावनी पर दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा के बावजूद कुछ नासमझ लोगों द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विश्वेश्वरगंज में जन जागरूकता के तहत लोगों से मास्क पहनकर बाहर निकलने की अपील के साथ ही अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मास्क भी बांटे गए। इस प्रकार से वाराणसी में कोरोना का तादाद बढ़ता जा रहा है। लोग नित्य प्रतिदिन जो उसके शिकार हो रहे हैं और कुछ लोग मर भी रहे हैं, उसका मेन कारण है कि यहाँ पर लोग जो है लापरवाही से घूम रहे हैं, मुंह पर बिना मास्क लगाए हुए। तो हम लोग यहाँ सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले विशेषरगंज में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों से निकले तो मास्क लेकर निकले और अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगा रहे हैं। आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और मास्क भी जरूरी है। अगर कोरोना से बचना है तो उसका इस्तेमाल जरूर से करें। वाराणसी में आज से स्वास्थ्य की सुरक्षा, पैसों की बचत और महाअभियान की शुरुआत की गई। मेरी बेटी मेरा वैभव अभियान की युवाओं की तरफ से इस अभियान में खासतौर से लड़कियों को जोड़ा गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए मास्क की उपयोगिता को पहचाने और मास्क न लगाने के कारण जुर्माने की रकम अदा करने से बचे। सड़कों पर इन युवाओं ने
मास्क को वितरित करके उनसे आग्रह किया कि आप हमेशा इसे उपयोग में लाएं और जुर्माना जैसे आर्थिक बोझ से अपने आप को बचाएं। लॉकडाउन के समय से ही ये लोग स्वयं निर्मित मास्क बनाकर घर घर जाकर बांटते थे, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद सड़कों पर निकलकर लोगों को सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं। मास्क हम लोग वितरित कर रहे हैं। ये मास्क के वितरण का काम तो 20 मार्च से ही कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइज़र, लेकिन वर्तमान में कोविड-2 में, अनलॉक 2 में मास्क को न पहनने पे बड़ा जुर्माना लगा रहा है और उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा भी ये मुहैया करवाती है। तो हम लोग इस प्रोग्राम का नाम दिए हैं प्राणों की सुरक्षा पैसे की बचत, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बची रहे और आप पैसे भी आपके बचे, क्योंकि 500 का जुर्माना एक बड़ा जुर्माना होता है इस समय। तो दोनों चीज़, मास्क तो मैंने काफ़ी बांटे, भगवान मैंने 15-16 हज़ार सुपर मास्क बांटे। देखिए WHO और पूरा विश्व के वैज्ञानिक इस बात पे अभी भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से हो रहा है, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से हो रहा है या ये एयर से भी ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन ये सही बात है कि एक ऐसा वायरस है जिस वायरस के विषय में हम लोग नहीं जानते, इस वायरस के विषय में नहीं जानते। हम लोग के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है, कहीं ये ड्रॉपलेट से हो रहा है, कहीं ये एयर से आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मास्क लगाना है, टोपी लगाना है, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग। सर, ये हम लोग ने सैनिटाइज़र बनाया है, अब तक में लगभग 15,000 के ऊपर सैनिटाइज़र और मास्क बांट चुके हैं। सर, एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ तब से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी पास करने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर उसके बाद मेरी बेटी मेरे बाबा ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा सर ने कहा कि आप लोग घर पे ही मास्क बनाओ, सैनिटाइज़र बनाओ, जिससे आपका टाइम भी पास होगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतगंज थाने पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रदर्शन किया। दरअसल कानपुर में हुए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान झड़प के बाद चेतगंज पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की थी और इसी पर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा चेतगंज थाने के मुख्य द्वार पर पुष्पांजलि अर्पित कर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र प्रदान किया गया। वहीं SSP को धन्यवाद पत्र भी जारी कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पर योगी सरकार ने विपक्ष पर केस दर्ज किया है। वाराणसी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित 18 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं पूर्व कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ वाराणसी। आज हम लोगों ने चेतगंज थाने पर चेतगंज एसओ को धन्यवाद पत्र दिया है। यह धन्यवाद पत्र हमारे कांग्रेसियों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए, ये मुकदमे क्यों लगाए गए, आपको मालूम होगा कि कानपुर में निर्ममता पूर्वक अपराधियों के द्वारा 10 पुलिसकर्मियों के छाती पर गोलियां दाग दी गई और वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने के आक्रोश में हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने आज़ाद पार्क में 4 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा रखा था। उस श्रद्धांजलि सभा को आयोजित करने के उपरांत चेतगंज एसओ श्री प्रवीण कुमार जी के द्वारा हमारे कांग्रेसियों के साथियों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज किए। वाराणसी की क्षतिग्रस्त सड़क पर जमा पानी के विरोध में सड़क में धन रोपाई विरोध जताया गया। आपको बता दें कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष दीपचंद गुप्ता के नेतृत्व में प्रसाद स्कूल पांडेपुर के सामने सड़क पर बने विशाल गड्ढे में धन रोपाई कर अपना विरोध दर्ज कराया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने कहा है कि मात्र 100 ही दिन में पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और जबकि सच्चाई से बहुत दूर है। लगातार सरकार की लापरवाही के कारण सड़कों में बने गड्ढे लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बनते हैं। आज समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के लोगों ने आज जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जो उन्होंने सपना दिखाया था, सबका विकास सबका साथ, और आज पूरे जो क्योटो को उन्होंने वादा किया था, तो आज वो क्योटो उत्पन्न नहीं हो पाया। आज उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ये गड्ढा यहाँ पर आपको कई दोस्त मेरे कमिश्नर डीएम जी से हमने मुलाकात किया, डीएम साहब से मुलाकात हुआ कि हमारी भोली भारी जनता ये मिल जाएगी सड़क पर, फिर भी
उन्होंने नहीं बरती। इसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी लोहिया वानी कार्यकर्ताओं ने आज वहाँ पर ध्यान कि जय जवान जय किसान के रूप में आज नारा देकर आज उस गड्ढे में इतनी पानी बरसा था कि हम लोग उसे धान रोकने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर चंद्रशेखर फाउंडेशन द्वारा पिपलानी कटरा लोडेनाथ नाथ मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया। ये पौधारोपण चंद्रशेखर फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक मुकुंद नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें चंद्रशेखर फाउंडेशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जी, हम लोग जो वृक्षारोपण श्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पे उपलक्ष्य में कर रहे हैं और हम लोगों का उद्देश्य यही है सर कि हमारी धरा हमेशा हरी भरी बनी रहे, हमारा पर्यावरण से संतुलन बना रहे। और ये मिशन हम लोग पूरे भारत में चला रहे हैं, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, अन्य जगहों पे। ये जिस प्रकार की महामारी कोरोना आई है, जो हमारे प्रकृति का संतुलन असंतुलन में तब्दील हुआ है, कहीं न कहीं ये चीज़ें हम लोग को बता रही हैं कि पर्यावरण से अगर आप अभी भी सजग और सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर महामारी से आप जूझ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पहले सैनिटरी पैड बैंक का शुभारंभ आरआरजी लाइन की ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल ने फीता काटकर किया। आशा ट्रस्ट के सहयोग से रेड ब्रिगेड ट्रस्ट द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई और ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल ने कहा कि ट्रस्ट कई वर्षों से समाज में अपना योगदान दे रहा है। इस तरह से प्रयास से नारी शक्ति का उद्धार होगा, गरीब महिलाओं को काफ़ी लाभ होगा और ऐसे में पैड बैंक के संचालन की जिम्मेदारी स्वैच्छिक सेवा प्रदाता शिक्षिका पूजा गुप्ता ने ली है। पैड बैंक संचालिका पूजा गुप्ता का कहना है कि इस बैंक के माध्यम से जिले भर में ऐसी ज़रूरतमंद महिलाओं युवतियों तक सैनिटरी पैड निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए ट्रस्ट की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और साथ ही पढ़ी लिखी महिलाएं और युवतियां टेलीफोनिक माध्यम से सैनिटरी पैड की मांग कर सकती हैं। ट्रस्ट की योजना इस तरह का 10 और पैड बैंक वाराणसी जिले में खोले जाने की है। क्या केवल एक पैड बैंक से ही सारे गरीबों को जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल पाएगा कि और आगे की योजना है? आखिर इसको खोलने का क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता है पीरियड के मुद्दे पे। वहाँ पे बनारस का एक पहला पैड बैंक खोलने का एकमात्र जो उद्देश्य है उसका यह कारण है कि यहाँ की बात पूरी दुनिया में जाएगी और प्रमुखता से इस मुद्दे पे लोगों को हम बात करने के लिए प्रेरित जो है कि करेंगे। दूसरी बात यह है कि पैड बैंक जो खोलने का उद्देश्य है कि आम लड़कियों तक पैड की उपलब्धता हो पाए, इसके लिए हम लोग पैड बैंक खोल रहे हैं और यह बनारस का ही नहीं बल्कि देश का पहला पैड बैंक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ से फिर दूसरे स्थानों पे पैड बैंक खोलेंगे। देखिए, अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाएं और औरतें हैं कि जहाँ पर वो गंदे कपड़े यूज़ करती हैं या फिर राख यूज़ करती हैं, घास तक यूज़ करती हैं, जिसके वजह से उनके इंटरनल पार्ट में इन्फेक्शन होते हैं। तो हमारा यही लक्ष्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों तक पैड पहुँचे, जिसके वजह से उनको इंटरनल जो बीमारियाँ हैं या फिर इन्फेक्शन है वो कम हो सके और वो स्वस्थ रहे। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है।
इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।